हम हिताची एनर्जी के नाम से भी जानते हैं और इसके नतीजे काफी अच्छे रहे, जिसके बाद एक स्टॉक जो है ये इस समय करीबन 13% ऊपर कामकाज करते हुए 21,673 के आसपास का लेवल है। एक बार आपको रिजल्ट्स बता देते हैं हिताची एनर्जी के। नेट प्रॉफिट 261.42 करोड़ वर्सेस 137 करोड़, रेवेन्यू 2082 करोड़ वर्सेस 1620 करोड़, तो ये काफी पॉजिटिव है और शेयर में आज बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एंड एक दिन में पिछले 3 महीने में देखें तो आज पहली बार ऐसा दिन रहा है जहां पे इतना अच्छा गेन एक दिन में देखने को मिला है। 21,700 अब क्या करना है? और देखिए वॉल्यूम राइज भी बहुत बेहतरीन है, 271% वॉल्यूम राइज है। ऊपर में 22,840 का जो हाई है वहां तक पहुंच जाएगा, आराम से पहुंच जाएगा। बट नई तेजी तभी आएगी जब क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो 22,000 का रेजिस्टेंस है, और स्विंग हाई के बेसिस पे देखें तो 22,840 का रेजिस्टेंस है। तो 22,000, 22,840 ये जोन तो टेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे कंसोलिडेशन की बहुत जरूरत रहेगी क्योंकि मूविंग एवरेजेस से दूर है काउंटर ये पिछले 5-6 दिन के प्राइस एक्शन के बाद। तो 22,000, 22,840 इस जोन में कंसोलिडेशन होगी, उसके बाद ब्रेकआउट लेगा तो स्टॉक आराम से 30,000 तक जाएगा। तो बहुत जल्दी मत कीजिए, कंसोलिडेशन पूरी होने के बाद अगर बाई करेंगे, क्योंकि फर्स्ट मूव मतलब जो इनिशिएशन फेज होता है ये हो चुका है। अब इसके बाद कंसोलिडेशन होती है जिसमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, स्टॉक्स उसमें से वीड आउट करते हैं, अच्छे स्टॉक्स रख लेते हैं। तो मोस्ट लाइकली ये अच्छे स्टॉक्स में रहेगा और फिर इवेंचुअल जब थर्ड लेग ब्रेकआउट आएगा तब हम बाई करेंगे। तो 22,000, 22,800 जोन पे वेट एंड वॉच का अप्रोच विद अ बुलिश बायस। चलिए, आपने एक सवाल आया है सुनील जी, आपसे पूछते हैं कि पेटीएम और ऑरबिंदो फार्मा बाइंग लेवल फॉर 12 to 18 मंथ्स क्या होने चाहिए? पेटीएम एंड ऑरबिंदो फार्मा। देखिए पेटीएम में मेरा बाइंग लेवल 1271 के ऊपर ही बनेगा। 1271 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे जब सस्टेन करेगा, स्ट्रेंथ प्रूव कर लेगा, तब मैं बाई करूंगा। तो मेरे को अभी बहुत जल्दी नहीं है बाई करने की, क्योंकि रेजिस्टेंस के नीचे वो 1 महीने भी कंसोलिडेट कर सकता है, 1 साल भी कर सकता है और 10 साल भी कर सकता है। हमने देखा ही है, एल&टी फाइनेंस में 400 हफ्ते लग गए थे, अब यूनियन बैंक में देख रहे हैं 722 हफ्ते लग गए थे। तो पैटर्न में प्रियम नहीं करता। 1271 के ऊपर जब डिसाइसिवली वीकली क्लोज कर लेगा, मैं महंगा खरीद लूंगा ताकि 1955 तक मैं महंगा बेच लूं। तो 1271 के बाद ही बाइंग बनेगी, वीकली क्लोजिंग जब उसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा। सेम इज विद ऑरोबिंदो फार्मा, 1250 के ऊपर अगर क्लोज किया वीकली चार्ट पे तो फिर ये ऑल टाइम हाई निकाल देगा। ओके, संदीप कुमार जी आपसे पूछते हैं कि उनको इंडसइंड बैंक और टीसीएस शॉर्ट टर्म में आपको दोनों ही स्टॉक कैसे लगते? देखिए इंडसइंड बैंक है ना पहला काउंटर जी। देखिए इंडसइंड बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, 890, 870 जिस भी जोन में मिले बाई करते चलिए, ये आराम से 1084 चला जाएगा। थोड़ा सा मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा स्लो मूवर है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगले 4-6 हफ्ते में फटाफट कर देगा। करंट वीक की कैंडल थोड़ी सी खराब लग रही है, तो कंसोलिडेशन बढ़ेगा, मैं रिवर्सल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कंसोलिडेशन शायद 1-2 हफ्ते और बढ़ेगा, बट इवेंचुअली 1084 जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा इसको टाइम करने के मूड में नहीं हूँ। और जहां तक ये आईटी स्टॉक की बात है, सीनेक्स आईटी में कब का ब्रेकआउट फेल हुआ है, ये 3 दिन से मैं आपको बताते आ रहा हूँ। आज भी देखिए उसी घड़ी में 2% नीचे है, 34,732। ये पहला टारगेट था अपना जो आते हुए दिख रहा है, मे भी आजकल में आ जाएगा 1-2 दिन में। उसके नीचे अगर निकला तो 33,432 तक आ सकता है। तो जितने भी ये आईटी स्टॉक्स हैं लार्ज कैप, आप डिप्स में एक्यूमुलेट कर सकते हो। 3,018 के नीचे वापस आ गया है टीसीएस, तो ये एक्यूमुलेशन फेज है। यहाँ पे धीरे धीरे करके छोटी छोटी क्वांटिटी एक्यूमुलेट करनी चाहिए। इंडेक्स का लेवल अगर आपने ढंग से नोट कर लिया है, 34,732 और 33,432, ये दोनों लेवल्स पे आपको लार्ज कैप आईटी एक्यूमुलेट करना चाहिए। टेक महिंद्रा ऑलरेडी ऑल टाइम हाई बना चुका है, तो अपना टारगेट कंप्लीट है। एचसीएल टेक और इन्फोसिस अगले राउंड में बन जाएंगे। टीसीएस थोड़ा सा स्लो मूवर हो गया है, तो मैं टीसीएस में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो फोर्थ उस पे आता है प्रेफरेंस पे। अभी इन्फोसिस और एचसीएल टेक ये दो हाई प्रेफरेंस है, जिसमें एचसीएल टेक में रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है। तो अगर बाउंस बैक में मेरे को प्ले करना होगा तो मैं एचसीएल टेक सेलेक्ट करूंगा। ओके, राजेश कुमार जी का सवाल है, वो पूछते हैं आपसे कि जियो फाइनेंशियल 245 से 257 का गैप फिल करेगा, 245 से 257 का गैप फिल करेगा क्या जियो मेरे को नहीं पता है गैप फिल करेगा कि नहीं करेगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ
नॉट एवरी गैप्स आर टू बी फिल्ड, और होते भी हैं तो कई गैपों को सालों लग जाते हैं आके फिल करने में। तो इस थियरी में मत जाइए कि हर गैप फिल होता है, अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। दोनों केस में भी आपके लिए कोई ट्रेड लॉन्ग का ट्रेड सेटअप है ही नहीं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि गैप फिल में आपको कोई लॉस होगा। लॉन्ग का सेटअप नहीं है। पिछले जून से बताते आ रहा हूं, जब 340 की जगह 323 पे ये पीक आउट कर गया था कि निकल जाइए, अगले एक साल कुछ नहीं होगा, 280 340 जोन में ट्रेड करेगा। नीचे थोड़ा सा डीपर पुल बैक आया है, वापस 280 के ऊपर आके बॉक्स के अंदर आ जाएगा। फिर भी एक साल का समय में अभी 6 ही महीने निकला है, तो अगले 6 महीने भी कुछ नहीं हो रहा है, आपको रुकना चाहिए। ओके, एक सवाल है जिनमें नाम नहीं लिखा उन्होंने, वो पूछते हैं कि उन्होंने कल 2,55,000 में 28 फेब का फ्यूचर सेल किया है सिल्वर का। कहाँ प्रॉफिट बुक करें, इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट किस रेंज पर बन सकता है? अभी प्रॉफिट कहाँ बुक करें और नेक्स्ट शॉर्ट किस रेंज पर बन सकता है? ओहो, अंशुल जी फोन पे बिजी है। तो ये सिल्वर को लेकर सवाल है, और सिल्वर में कल हमने एक बार फिर तेज गिरावट देखी थी। अंशुल आप म्यूट पे हैं। आप चार्ट लगा दी उतने में मैं समझ गया क्या सवाल है। सिल्वर बोला था, फिर अभी 2 दिन पहले पुल बैक पे 88 से $91 के बीच में सेल बोला था। 63.90 का लो बन चुका है, पुल बैक कर रहा है। न्यू सेल जोन 78 टू 81, ये नई सेल जोन है। लास्ट टाइम 88 89 की जोन थी, इस बार 78 से 80 81 के अराउंड की जोन है। वहां पे फिर सिल्वर बेच दीजिएगा। टारगेट 63-90 का जो लो बना है वो रहेगा, और उसके टूटने के बाद 59 का बनेगा। अगर आप वापस से अति उत्साही हैं कि गिरावट के बाद नए ऑल टाइम हाई देख लेंगे, तो रेलवे डिफेंस पीएसयू आपने लाइव देखे हैं, केन्स टेक्नोलॉजी लाइव आपको बाइंग क्लाइमैक्स दिखाया है, गोदरेज गॉडफ्रे फिलिप में लाइव आपको बाइंग क्लाइमैक्स दिखाया है, आईटीसी में लाइव ब्रेकडाउन दिखाया है। हड्डी टूटने के बाद अगले दिन से मरीज दौड़ने नहीं लगता है। 21 दिन का कच्चा प्लास्टर होता है, 3 महीने का पक्का प्लास्टर होता है, 2 महीने उसके बाद फिजियोथेरेपी होती है, उसके बाद 3 महीने चलता है, फिर कहीं दौड़ना स्टार्ट करता है। तो बाइंग क्लाइमैक्स के बाद 5-5 8-8 साल लग जाते हैं। हमने कितना ग्राफाइट और एचईजी के ब्रेकआउट्स डिस्कस किए थे कि ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, आए क्या, टिका क्या, चला क्या, कोई हाई बना क्या, सब फेल हो गए। तो जब चीजें आप सामने सामने इतनी दिखा चुका हूं, फिर अगर आप ये उम्मीद पाले बैठे हैं कि सिल्वर आपको नए ऑल टाइम हाई मिल जाएंगे, मिल सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ। आई बीन हॉरिबली रॉन्ग इन एमसीएक्स एंड बीएससी, बट दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। मगर मैं अपनी उसको कोई चेंज नहीं करने वाला हूँ। अगली बार फिर बीएससी में अगर बाइंग क्लाइमेक्स दिखेगा, मैं फिर वही अपनी सलाह मेंटेन करूंगा, क्योंकि 100 में से 95 बार बाइंग क्लाइमेक्स के स्टॉक में 50% करेक्शन आता है। सिल्वर में ऑलरेडी 40% से ऊपर आ चुका है, उसके बाद 7-8 साल लगते हैं। सिल्वर का मैंने कई बार चार्ट खोल के दिखाया है कि 1965 में 5 साल लगा था नया हाई बनने में, 1981 के बाद 30 साल लगा था, और नया हाई सिर्फ टेस्ट हुआ था। टेस्ट होने के बाद फिर 50% करेक्ट हुआ था। फिर उस हाई को टेस्ट करने में 14 साल लगे थे 2023 में, तब जाके हाई क्रॉस हुआ था और रैली आई थी। तो फिर मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर 50% टाइम कम हो रहा है तो 7 साल का तो समय लगेगा। 59 आने के बाद भी आप कोई बहुत बाउंस बैक इधर उधर आते रहेंगे। अभी $63 63.9 से वापस 72 आ गया, $10 का बाउंस आ गया, नीचे $72 बना के $88 तक आया था। बाउंस बैक शार्प आते रहेंगे, नए हाईज आपको नहीं मिल रहे हैं। और जिनको ये उम्मीद है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 5-7-8 साल के इन्वेस्टर हैं, यू विल फेस हेवी डिसअपॉइंटमेंट लाइक रेलवे डिफेंस पीएसयू नहीं होने वाला है। अनिरुद्ध का सवाल है, वो पूछते हैं आई बॉट गेल ऑन 4 फेब। 4 फेब को उन्होंने गेल खरीदा फॉर डिविडेंड, पर उनको दिखा रहा है क्वांटिटी शॉर्टेज इज रिटन एंड ऑक्शन शेयर विल रिसीव। उन्होंने समझाने की कोशिश की है, शायद इनको ऑक्शन में शेयर्स मिलेंगे। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस? आपको समझ आ गया क्या? हाँ, मेरे को समझ में आ गया मैडम। इसको कहते हैं शॉर्ट डिलीवरी। आपकी शॉर्ट डिलीवरी हो गई है, आपको स्टॉक की जगह वापस से आपका पैसा मिल जाएगा, और जो भी जिसने डिलीवरी नहीं लगाई है उस पर जो पेनल्टी लगेगी, उस पेनल्टी का कुछ हिस्सा भी आपको मिलेगा। कुछ एक्सचेंज रख लेगा और कुछ आपको मिलेगा। तो इन शॉर्ट जिसने माल बेचा था
वो डिलीवरी वो देने आया ही नहीं तो आपको डिलीवरी मिली नहीं, आपका पैसा वापस मिल गया, उस पर कुछ पेनल्टी लगेगी ऑक्शन में, उसमें से कुछ हिस्सा आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो यानी कि उनको स्टॉक तो नहीं मिलेंगे, राइट? नहीं, स्टॉक नहीं जो मिले, शॉर्ट डिलीवरी हो गया है। डिविडेंड। अच्छा, दूसरा वो पूछते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज में क्या वो करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं? देखिए टाटा टेक आई वुड होल्ड माई हॉर्सेस। मैं केवल जितनी पोजीशन मेरे पास है मैंने कुछ भी ऐड नहीं की है। हाँ, फ्यूचर सेल करके कॉल पुट राइटिंग के द्वारा मैं अपनी पोजीशन को मैनेज कर रहा हूँ। एंड दिस हैज बीन वेरी हार्ड स्टॉक। अदानी ग्रीन में इतनी गिरावट रही, बट अदानी ग्रीन वॉज नेवर सो चैलेंजिंग। वो बहुत मक्खन की तरह, उसमें कॉल पुट एडजस्टमेंट और सब हो जाता है। टाटा टेक में एक तो वॉलिटिलिटी लो है, प्रीमियम लो है, तो भी दिक्कत हो रही है, और फ्यूचर्स में भी इतनी मोमेंटम नहीं आती तो भी दिक्कत हो रही है। तो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में मैं आपको सलाह तो कुछ भी नहीं दूंगा बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की, क्योंकि कंप्लाइंस अभी जो लास्ट संडे भी बहुत लोगों से बात हुई, तो कंप्लाइंस के मामले में बिल्कुल भी कोई जो छोटी मोटी गलतियां हो रही थी वो भी मैंने बहुत टाइट कर ली है। सलाह तो मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मैं क्या कर रहा हूँ वो बता दे रहा हूँ। मैं फ्यूचर सेल करके, कॉल सेल करके, जब वर्टिकल डाउन मूव दिखती है मूविंग एवरेज से रिजेक्शन पे, तो पुट बाई करके इस टाइप से मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। यही आपको भी करना चाहिए। नई क्वांटिटी अभी ऐड नहीं करना चाहिए। नई क्वांटिटी कब ऐड करनी है? जब बॉक्स लो फेलियर कंफर्म होगा तब मैं जाके नई क्वांटिटी ऐड करूंगा।